वेलकम फ्रेंड्स, सोल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा न्यू टॉपिक है पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल के बारे में आज हम समझेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब जाकर आपको यह टॉपिक समझ में आएगा। यहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो मैं बोलूँगा तथा उसे बोर्ड पर लिख दूँगा। तो आप नोट्स बना लीजिएगा, इसलिए आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि नोट्स आपको याद करने में आसानी देंगे। डेरिवेशन के साथ साथ जहाँ पर नोट्स और थ्योरी की आवश्यकता होगी, वहाँ पर आपको थ्योरी भी लिखाई जाएगी। देखिए पीएच स्केल। पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल, पीएच स्केल किसे कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल से पहले पीएच होती क्या है ये देखिए। किसी भी यौगिक की अम्लीयता व क्षारीयता का क्रम निर्धारण करने के लिए एक वैज्ञानिक हुआ था, सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल विकसित किया, एक नया पैमाना विकसित किया, जिसे क्या कहते हैं, हम पीएच स्केल कहते हैं। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में एक नया पैमाना विकसित किया, यौगिक की अम्लीयता व क्षारीयता का क्रम निर्धारण करने के लिए। विकसित किया गया स्केल क्या कहलाता है, हमारा पीएच स्केल कहलाता है। डेफिनेशन क्या बनी, किसी भी यौगिक की अम्लीयता व क्षारीयता का क्रम निर्धारण करने के लिए एक विकसित किया गया स्केल, जिसे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया था, उसे कहते हैं हम पीएच स्केल। तो यह कैसे काम करता है। पीएच बताई गई है 0 से 14 तक। ये देखिए, यहाँ पर मान लीजिए 0 है, यहाँ पर 14 है। जब 0 पर रहेगा, पीएच 0 पर रहेगी, तो वहाँ पर होगा अम्लीयता। तथा जब पीएच 14 के समथिंग रहेगी, 14 पर रहेगी या 14 के समथिंग रहेगी, वहाँ पर होगी क्षारीयता। सही है। तथा 0 व 14 के बीच में मध्यवर्ती बनता है 7, यहाँ पर होगा उदासीन। तो देखिए, यदि 0 से 7 की तरफ बढ़ेंगे, 7 की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे पीएच का मान घटता जाएगा। संख्या तो बढ़ती है, लेकिन पीएच का मान घटता जाता है। जिसकी जितनी ज़्यादा पीएच होगी, वह उतना ही अधिक क्षारीय होगा। और यहाँ पर देखिए, 7 से जितनी ज़्यादा, 7 से 14 के समथिंग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वहाँ पर क्या होगा, क्षारीयता का क्रम बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर पीएच अम्लीयता घट रही है, और यहाँ पर क्षारीयता बढ़ रही है। तो देखिए, यदि जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ाया जाएगा, जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ाते जाएंगे, वहाँ पर अम्लीयता का मान घटता जाएगा। और जितनी कम पीएच होगी, उतना ही अधिक प्रबल अम्ल होगा। यहाँ पर देखिए, अम्लीयता का मान धीरे धीरे घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीएच बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर 1 पीएच हो गई, 2, 3, 4, 5, 6। धीरे धीरे पीएच का मान बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पर अम्लीयता का मान घटता जा रहा है।
तो यहाँ से पीएच का मान बढ़ता जाएगा और क्षारीयता का मान बढ़ता जाएगा। यहाँ पर कम क्षारीय होगा, यहाँ पर अधिक क्षारीय, यहाँ पर ज़्यादा क्षारीय। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, फिर उदासीन, फिर दुर्बल क्षार और फिर प्रबल क्षार। ये होगा हमारा पीएच स्केल के बारे में नॉर्मल बात। यदि इसके क्षारीयता देखते हैं, पीओएच का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षारीयता का मान बढ़ता जाएगा, क्षारीयता का मान बढ़ता चला जाएगा। तो ये होगा हमारा पीएच स्केल। अब देखिए यदि क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल एक हमें दिया गया HAHB, इसमें इसकी पीएच हो गई 3 और इसकी पीएच हो गई बराबर 5। तो बताइए इसमें से कौन अधिक अम्लीय होगा। अम्लीयता के आधार पर चिन्ह लगाइए। देखिए इसका पीएच कम है, इसकी पीएच ज़्यादा है, तो जिसकी पीएच कम होगी वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा। तो ये होगा इसका अम्लीयता का क्रम। इसी प्रकार अम्लीयता का क्रम ज्ञात करेंगे। यदि क्षारीयता का क्रम पूछा जाता था तो क्षारीयता के क्रम में HB की तरफ साइन हो जाएगा। अरे पीएच ये तो है हमारी डेफिनेशन के तौर पर। अब पीएच ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या क्या होता है। पीएच बराबर माइनस log H प्लस की सांद्रता, ये तो गई पीएच ज्ञात करने का फॉर्मूला। पीएच बराबर माइनस log H प्लस की सांद्रता। पीओएच ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा हमारा माइनस log OH माइनस की सांद्रता। ये हमारा पीएच ज्ञात करने का फॉर्मूला, ये हमारा पीओएच ज्ञात करने का फॉर्मूला। यदि पीएच प्लस पीओएच दोनों का होता है 14। अभी मैंने आपको बताया था टोटल कितनी होती है पीएच 14 तक। तो पीएच और पी प्लस पीओएच बराबर होता है 14। ये हमारे 3 बेसिक फॉर्मूले हैं, इनके आधार पर न्यूमेरिकल सोल्व किए जाते हैं। पीएच ज्ञात करने के लिए पीएच का मान नॉर्मलता से ज्ञात किया जाता है। कैसे, N/M बराबर NF। संयोजकता कारक। पीएच ज्ञात करने का नॉर्मलता से ज्ञात किया जाता है NM। N मतलब नॉर्मलता और M मतलब होता है मोलरता। इस आधार पर हम पीएच का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे, क्वेश्चन M/100 HCl विलयन की पीएच ज्ञात करो। M/100 HCl विलयन की पीएच ज्ञात करो। तो देखिए पीएच ज्ञात करने के लिए पीएच ऐसे ज्ञात की जाती है। सबसे पहले पीएच ज्ञात करने पीएच बराबर माइनस log H प्लस। H प्लस की संख्या ज्ञात करेंगे कैसे, N/M बराबर 1। भाई यहाँ पर H प्लस की कितनी संख्या है, 1। HCl में से ओनली 1 ही तो H प्लस निकलता है। तो यहाँ पर संयोजक कारक हो गया हमारा 1। N हो गई नॉर्मलता, M हो गई मोलरता। तो नॉर्मलता क्या निकलेगी हमारी, N बराबर M। तो इसमें रख देंगे पीएच बराबर माइनस log, यानी यहाँ पर हमें मोलरता में दे रखा है, लेकिन इसे हम नॉर्मलता में परिवर्तित करेंगे, कन्वर्टिंग इसी में करेंगे नॉर्मलता में, तब जाकर हमारी पीएच निकलेगी। तो माइनस log और n कितना होगा हमारा, m के बराबर 1/100। पीएच बराबर होगा माइनस log
10⁻²। अब देखिए इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे, सोल्व करेंगे, तो यह घात इधर आ जाएगी। कैसे? log m⁴n बराबर n log m। इस फॉर्मूले से घात आगे आ जाती है, तो PS निकलेगा हमारा माइनस log, ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 log 10। तो PS का मान हो जाएगा हमारा बराबर, ये होगा हमारा PS का मान बराबर +2। कैसे निकला? बिल्कुल है, log 10 का मान होता है 1, तो हमारा PS का मान निकल आ गया। इस प्रकार PS ज्ञात की जाती है। अब देखिए हम देखेंगे दुर्बल क्षार व दुर्बल अम्ल की PS ज्ञात कैसे की जाती है। अभी तक तो हमने समझा था नॉर्मल PS का फॉर्मूला, ये रहे 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। PS की डेफिनेशन जो तो बेसिकली BSc लेवल तक पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पर हम अगर क्वेश्चन देखते हैं तो ये हमारा सेकेंड ग्रेड के बेस पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नीट लेवल के ये क्वेश्चन है हमारे। देखिए दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल की PS कैसे ज्ञात की जाती है। pH ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। pH ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की pH ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम दुर्बल अम्ल की। देखिए दुर्बल अम्ल कौन होते हैं? जिनकी pH धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो एक हमारा है दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल, CH3COOH से अभिक्रिया बनेगी हमारी H++ COO-, CH3COOH से H+ COO- अभिक्रिया बनती है। यह क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए यदि T बराबर 0 समय पर, जहाँ पर यानी कि अभिक्रिया T बराबर 0 समय पर अभिक्रिया, देखिए अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो T बराबर 0 समय है। तो यहाँ पर कितने मोल होंगे? यहाँ पर मान लीजिए इसका 1 मोल है। भाई अभिक्रिया भी स्टार्ट नहीं हुई है, तब तो जाकर इसका 1 मोल हो गया, और ये भी परिवर्तित नहीं हुए T बराबर 0 समय पर। सही है। इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझिएगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट होता है जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता है। वापिस समझिएगा, CH3COH 1 मोल है, हमने इस पूरे को 1 मोल मान लिया T बराबर 0 समय पर, यानी अभी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, तो उत्पाद बनेगा नहीं हमारा। अब T बराबर T समय पर, इस समय 5 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, वहाँ पर देखिए इसमें से उत्पाद बन रहा है हमारा, तो इसमें से कुछ तो घटेगा ना। 1 मोल में से मान लीजिए एल्फा घट गया हमारा, घट गया, तो यहाँ पर क्या क्या उत्पाद बनेगा? एल्फा 2 उत्पाद बन गए, एल्फा ये बन गया, एल्फा ये बन गया, और T बराबर T समय पर एल्फा यहाँ से घट गया। अब देखिए सांद्रता, कंसंट्रेट क्या होता है? मोल बटा आयतन, तो 1 - एल्फा अपॉन V, एल्फा अपॉन V, एल्फा अपॉन V। सही है। V को हम लिख सकते हैं C, तो इसलिए लिख सकते हैं 1 - एल्फा C, एल्फा अपॉन V को जो हम लिख सकते हैं एल्फा C। सही है। वापिस समझिएगा, T बराबर T समय पर 1 - एल्फा हो गया, यहाँ पर एल्फा, ये हमारे उत्पाद बन गए। सांद्रता को बटा V, आयतन से डिवाइड कर देते हैं। 1/V को लिख सकते हैं हम C से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं Ka की फॉर्म में, अम्ल वियोजन स्थिरांक। तो Ka बराबर हो जाएगा हमारा
उत्पाद की सांद्रता बटा क्रियाकारक की सांद्रता, एल्फा सी अपॉन 1 माइनस एल्फा सी। सही है। कि ये हो गया हमारा अम्ल वियोजन स्थिरांक। अम्ल वियोजन स्थिरांक के का मान हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस 1 माइनस एल्फा सी तो उत्पाद में परिवर्तित हो गया, अधिकांशतः मोस्टली पूरा उत्पाद में परिवर्तित हो गया है, कुछ अवशेष बचेगा, इसलिए इसकी हम सांद्रता को नगण्य मान लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से सी, यहाँ पर एल्फा स्क्वायर सी, यहाँ पर एल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर से सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा के ए बराबर एल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस एल्फा। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस एल्फा बहुत ही अल्प है, यानी कि इसकी सांद्रता बिल्कुल नेगलेट के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्ट के ए बराबर एल्फा स्क्वायर सी। ये क्यों है नेगलेट के बराबर 1 माइनस एल्फा? वही अधिकांशतः एल्फा तो परिवर्तित हो गया है, एक मोल में से इतना उत्पाद परिवर्तित हो गया है, तो कुछ नॉर्मली कितना सा बचेगा, बहुत ही न के बराबर बचेगा, इसलिए इसे हम नगण्य मान लेते हैं। तो के ए का मान हो जाएगा हमारा के ए बराबर एल्फा बराबर अंडर रूट, देखिए एल्फा बराबर हो जाएगा हमारा के ए अपॉन 1 अपॉन सी। सही है, ये होगा हमारा अंडर रूट, तो एल्फा बराबर हो जाएगा के ए अपॉन सी का रूट। सही है, तो यही से लिख सकते हैं हम एल्फा बराबर रूट के ए इंटू 1 अपॉन वी, जो कि मैंने आपको भी बताया था, हमने वहाँ पर कन्वर्ट कर दिया था। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी दुर्बल अम्ल या क्षार के वियोजन की मात्रा, किसी दुर्बल अम्ल व क्षार के वियोजन की मात्रा एल्फा उसके सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे बना, किसी दुर्बल अम्ल, ये क्षार की एल्फा, अब दुर्बल अम्ल की तो निकाल रहे हैं पीएच, दुर्बल अम्ल क्षार के वियोजन की मात्रा एल्फा के वियोजन की मात्रा उसके सांद्रता सी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर। के तो का मान तो क्या होता है, स्थिरांक होता है, ये तो 1 अपॉन सी वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। या तनुता के इसको लिख सकते हैं हम के ए इंटू वी। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन सी है ना, सी को तो हमने 1 अपॉन वी लिखा था, लेकिन 1 अपॉन सी को वी लिख देंगे। तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होता है। उससे कहते हैं हम, ये हमारे इस फॉर्मूले से इसका डेफिनेशन बन गई। क्या बनी, किसी दुर्बल अम्लीय क्षार के वियोजन की मात्रा एल्फा उसके सांद्रता सी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या तनुता वी के वर्गमूल के समानुपाती होता है। अब देखिए इस फॉर्मूले से हम इसकी पीएच का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो पीएच बराबर पी भाई एच, एल्फा वियोजन की मात्रा एच
के को लिख सकते हैं हम पी के, सही है, डॉट गुणा। सी को लिख सकते हैं, अभी हम इसको, ये अंडर रूट है तो इसको लिख सकते हैं 1/2। ये हमारा पी एच ज्ञात करने का फॉर्मूला, किसका, दुर्बल अम्ल का। इसे डायरेक्ट भी याद किया जा सकता है, अगर डेरिवेशन करेंगे थोड़ा बड़ा डेरिवेशन बन जाएगा। तो पी एच बराबर हो जाएगा हाफ पी के माइनस log सी। जब इसका हम log करेंगे पी के फॉर्म में तो हमें यह प्राप्त होगा पी एच बराबर हाफ पी के माइनस हाफ log सी। तो ये होगा हमारा पी एच ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड ज्ञात करने की पी एच, सही है। अब यदि वीक बेस ज्ञात करने की पी एच ज्ञात करेंगे, वीक बेस, तो वीक बेस में क्या होगा, पूरा डेफिनेशन बिल्कुल डिक्टो बनेगा। तो यहाँ पर वही के एल्फा सी, तो के बी, इस के की जगह आ जाएगा हमारा के बी। तो क्या क्या फॉर्मूले मिलेगा के बी के लिए, वीक बेस के बी बराबर हो जाएगा हमारा एल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस एल्फा सी। ये फॉर्मूला ये बनेगा, बिल्कुल डिक्टो डेरिवेशन है, सिर्फ आपको के की जगह के भी लिखना है। तो के भी हो जाएगा हमारा एल्फा स्क्वायर सी, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड। इससे बनेगा हमारा के बी एल्फा बराबर के बी अपॉन सी रूट, नंबर फोर्थ एल्फा बराबर हो जाएगा हमारा के बी इंटू वी, नंबर फिफ्थ बन जाएगा हमारा इस पी ओ एच से पी ओ एच क्या बनेगा हमारा हाफ पी के की जगह के बी माइनस हाफ log सी। ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला, पी के बी ज्ञात करने का सूत्र। पी के एसिड, वीक एसिड और वीक बेस ज्ञात करने का पी एच फॉर्मूला, पी एच फॉर्मूला होगा हमारा ये, पी ओ एच वीक बेस ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा हमारा ये। बिल्कुल सेम डिक्टो डेरिवेशन है जो हमने पहले पी के इसकी बनाई थी वीक एसिड की। इसके माध्यम से हम वीक एसिड और वीक बेस की क्षारीयता या पीएच अम्लता को ज्ञात कर सकते हैं। यह क्वेश्चन, यह डेरिवेशन और इसके फॉर्मूले जो हम क्वेश्चन करते हैं, जो न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन आते हैं उनको हल करने के लिए ये फॉर्मूले काम आते हैं। और जैसे बड़ी एग्ज़ाम होती है उनमें इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस आधार पर। यदि आप बीएससी लेवल या 12th लेवल या 11th लेवल की एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पर यह आपको डेरिवेशन यह काम आएगा और यह आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों यह टॉपिक आपको पसंद आया है और यह टॉपिक आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसलिए एंड तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा और भी रिलेटेड वीडियोस जो मैं पहले बना चुका हूँ इनसे रिलेटेड वे आप वीडियो देखें। थैंक यू एंड वेलकम।